नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर साहस, रणनीति, राष्ट्र सेवा की मिसाल है। इस ऐतिहासिक अभियान की पहली वर्षगांठ पर हम चर्चा करेंगे उस अदम्य साहस, अनुशासन और देशभक्ति की, जिसने पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर संजय घोष और कर्नल राकेश बुधानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ब्रिगेडियर सर, पहला सवाल आपसे है, ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके बारे में विस्तार से बताइए। कई दशकों से भारतवर्ष जो है पाकिस्तान से उत्पन्न हुए जितने भी आतंकवादी हमले या आतंकवादी गतिविधियां थी, उससे हम लोग काफी प्रभावित थे। बिल्कुल। वो एक चरम सीमा में पहुंच चुकी थी जिसमें कि हमारे देश के अस्तित्व को चुनौती दिया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद, पहलगाम में जो हुआ पूरे देश को पता है। बिल्कुल। वो एक बहुत ही निंदनीय और बहुत ही बेकार किस्म का एक हमला था, इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट को यूज करके, और एक जवाब जो देना था वो हमने टेररिज्म के अगेंस्ट दिया। अगर किसी को लगता है कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट दिया, ऐसा शायद ना हो, लेकिन हाँ, आतंकवाद को कि अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वजह थी सबसे पहले कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। बुधानी सर, जब भी किसी तरह का ऑपरेशन होता है या फिर हम जिस तरह की भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद को बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, तो उस समय हालात कितने कठिन होते हैं? जमीन पर जो सेना के हमारे जवान होते हैं उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, युद्ध या कोई भी ऑपरेशन शुरू करते समय एक बहुत कम से कम वार्निंग टाइम दिया जाता है, जिससे कि जो आपका ऑपरेशन है उसका गुप्त नेचर बना रहे, और बहुत ही त्वरित प्रक्रिया करनी पड़ती है। और कई सालों की ट्रेनिंग और अभ्यास से जो ड्रिल्स और जो प्रोसीजर्स सेट इन किए गए होते हैं, उनको क्रियान्वित करना होता है उस दिन, उस समय के हालात, मौसम और परिस्थिति को नज़र रखते हुए। तो मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है सशस्त्र सेनाओं को हर समय, कि कब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि हमें ऑपरेशन में जाना पड़े, हमें लड़ाई जैसी स्थिति या लड़ाई करनी पड़े, और हम उसके अंदर विजयी हों, हम उसके अंदर अच्छा रिजल्ट हासिल करें। बिल्कुल सही कहा सर आपने। संजय सर, किसी भी अभियान की सफलता के पीछे उसकी रणनीति पर निर्भर करती है पूरी सफलता। तो ऑपरेशन सिंदूर की योजना किस प्रकार बनाई गई, और क्या आजकल देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रही है, तो टेक्नोलॉजी की कितनी भूमिका रही है ऑपरेशन सिंदूर में? बिल्कुल सही कहा दीपा आपने। ऑपरेशन सिंदूर से जो हमें लेसन्स मिले हैं वो ये दिखाता है, आज 1 साल हो गए हैं, कि जॉइंट ऑपरेशन कितना जरूरी है। और तीनों सेनाओं के जो अंग है उन्होंने ये दर्शाया है कि एक दूसरे के साथ मिलके कैसे हम दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते। नेक्स्ट ये है कि प्रेसिशन स्ट्राइक दिखाया गया है। प्रेसिशन स्ट्राइक का मतलब ये है कि कितनी सटीकता से हम अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हमारे भारतीय वायुसेना ने वो करवा के दिखाया है, जिससे कि शायद विश्व में सारे देश काफ़ी अचंभित हो गए थे कि भारतवर्ष ये कर सकता है पाकिस्तान के अंदर डीप घुस करके अपने एयरफोर्स से तथा मिसाइलों से। जी। आपने सही बताया कि तकनीकी जो बढ़ोतरी हो रही है लड़ाई में, युद्ध के क्षेत्र में, उसके साथ देश को साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और हाल ही में जैसे हम ईरान के आसपास देख रहे हैं किस तरह के वहाँ पे युद्ध हुए, सो आज तकनीक की जो हमें चाहिए विशेषता है, उस पे देश को रोज सोचना होगा और अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ानी होगी। शायद अगर हम सिर्फ बोले कि हमारी सेना बहुत ताकतवर है, वो ताकत आएगी जब हम साथ ही साथ सेना तकनीक के साथ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। और शायद आगे ऑपरेशन सिंदूर जैसे और ऑपरेशंस हुए तो हमें अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी कि हम कितने अच्छे हैं
टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में और नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। टेक्नोलॉजी की हमने बात की है कि वाकई अभी हम लोग काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं। बात करें अगर रक्षा बजट की, तो इस साल का जो बजट आया है उसमें रक्षा बजट को दोगुना किया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, रक्षा बजट को दुगना करने का मतलब ही यही है कि भारतवर्ष चाहता है कि अपनी रक्षा सेवाओं को अपग्रेड करें, और अपग्रेड करने में हम देख रहे हैं कि नए नए टेक्नोलॉजी कितने हम ला सकते हैं, और उस पे काम चल रहा है। तो हाल ही में आप अगर पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे, ड्रोन्स इतने यूज़ हो रहे हैं कि आज देश भर में हमारी जो युवा है उनको सिखाया जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और युद्ध के क्षेत्र में भी अब हवा में इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रहे हैं कि जिससे कि शायद पैदल सेना से ज़्यादा तकनीकी सेना पे बहुत ज़्यादा जोर है। तो हमारे लड़के लड़कियां जो भारतीय सेना में, सशस्त्र सेनाओं में जा रहे हैं, और उनको ये शिक्षा दी जा रही कि वो कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी से प्रभावित हो और उसको यूज़ करने की क्षमता बढ़ाए। बिल्कुल। इसी से देश के रक्षा सेवाओं में बढ़ोतरी आएगी, हमारी सोच बदलेगी, और शायद इसी में मैं सोचता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम ऐसा लाएं कि हमारा हर एक बच्चा जो युवा बन रहा है और आगे के लिए सोच रहा है, डेली अपनी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के यूज़ को आगे संभालता रहे, बढ़ाता रहे और उसका इस्तेमाल करता रहे। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना में टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और जो हमारे नए जवान, नए ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको भी अलग तरह की शिक्षा दी जा रही है ताकि वो भी टेक्नो फ्रेंडली रहें और काम आसान होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि हम तो अपने जवानों को अब वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे धीमे धीमे। सो हमारे जो जवान हैं और उनको सिखाया जा रहा है कि आप भी अपने ऑफिसर के साथ कदम से कदम मिलाए टेक्नोलॉजी के साथ। राकेश सर, जब जवान मैदान में उतरते हैं तब आपने जिस तरह से बताया, बाकी फील्ड पे तो बहुत सारी तैयारी होती है, मानसिक रूप से कितना तैयार होना पड़ता है उनको? अपने अनुभव से मैं ये कहना चाहूँगा कि शारीरिक तैयारी लगभग हम कहें तो 20% और मानसिक तैयारी 80% है। युद्ध बड़ी अनिश्चित हालात में लड़े जाते हैं, रात के समय लड़े जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में लड़े जाते हैं, परिवार और यूनिट की टीम में बहुत चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर होता है, और ऐसे तौर पे एक सिपाही से लेकर के सीनियर से सीनियर अधिकारी को मानसिक रूप से बहुत ही दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ होता भी है, और बड़े चैलेंजेस आते हैं, और अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे लीडरशिप से उस चीज़ को पाया जाता है। जैसा कि हमने हिंदुस्तान के सभी युद्धों के अंदर देखा है कि हमारी लीडरशिप और हमारी ट्रेनिंग के कारण हमारी सेना बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सही कहा आपने एकदम। ब्रिगेडियर सर, आपके सर्विस के दौरान कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहिए, जैसा कि कर्नल सर ने शेयर किया है? जैसे अभी आप देखते युद्ध जो भी छोटे मोटे हुए कारगिल के बाद 1990 की बात है, जब भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर में खास तौर पे जब आतंकवाद का साया शुरू हुआ था, तो तब हम वहाँ पोस्टेड थे और वहाँ LOC पे डिप्लॉयड होते थे उरी के पास पहाड़ों में। और उस वक्त जो आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी JKLF, और वो JKLF जो है पाकिस्तान की तरफ से, PO की तरफ से हाजी पीर पास को पार करने के बाद धमका रहे थे भारतवर्ष के अंदर घुसने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए जैसे POK और JNK हमारे तरफ सब सेम है। उस वक्त मैं भारतीय सेना के आर्टिलरी में था और हमारे पास सिर्फ नया नया बोफोर्स था, और उन बोफोर्स के तहत और अपने जो इंडियन गन्स थे तो उनको मेरे नीचे एक टुकड़ी को दिया गया था कि आप अगर लगता है, और मेरी तब उम्र कम थी और मैं सिर्फ एक नया नया कप्तान बना था। बिल्कुल। एक कप्तान बनके ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, मेरे पास 6 बोफोर्स है और 6 IFG है, उनको मैं खोल दूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। आप आतंकवादी को देखते भी हैं, समझते भी हैं, और शायद फिर आपको सिखाया गया है, आप सोचते हैं कि देखिए इसका क्या होगा अगर मैंने तोप चला दिए तो कोई ना कोई तो हाँ बोल देगा आपके कहने पे, क्योंकि आपको लग रहा है हमला होने वाला है। उस रात शायद हमने हमला नहीं किया और हम देख रहे थे कि वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं एक इन्फेंट्री बटालियन के साथ था,
3 सिख रेजिमेंट, और उनके जवानों ने ही जवाबी कार्रवाई में उनको शांत कर दिया। तो हमारे पास अभी भी भारतीय सेना के सारे अंग में ऐसा है कि इतना जज्बा है कि हम शायद तोप खोलने की ज़रूरत ना पड़े और हमारी भारतीय सेना वैसे ही शांत करते लोग हो। तो वो मुझे आज भी याद। वाकई बहुत प्रेरणादायक किस्सा है, बिल्कुल सही कहा आपने। राकेश पुधानी सर, देश का युवा जो सेना को प्रेरणा के रूप में देखता है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देश का युवा सेना से बहुत ही प्रेरित है, और ये पता चलता है जो सेना के लिए भर्ती रैलियां होती हैं जवानों की, और ऑफिसर एंट्री के लिए एनडीए का एग्ज़ाम, सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, और देश का युवा चाहता है कि वो देश की प्रगति में, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे। और ये चीज़ें हमें जब भी हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं या उनका सिलेक्शन एग्ज़ाम्स के टाइम देखते हैं, तो अच्छी ये चीज़ खुल करके सामने आती है। और सेना के में होने के कारण हम उन्हें हमेशा इसकी शुभकामनाएं देते हैं। संजय सर, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। जी, युवाओं के लिए देखिए, आज भी क्या है कि हमारे देश के युवा सेना से बहुत प्रभावित है। जी, ये पता चलता है आंकड़ों से कि साल में 2 बार यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं सेना के अफसर बनने के लिए, एनडीए के लिए या सीडीएस के लिए, लाखों में कैंडिडेट आते। इसके अलावा अग्निवीर बनने के लिए भी लाखों में, हजारों में कैंडिडेट आते। ये आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों से क्या दिखाता है कि भारतीय सेना की नौकरी, सशस्त्र सेनाओं की नौकरी, तीनों अंगों की नौकरी के लिए इस देश की युवा में बहुत चाह है। अगर ये चाह है तो इसके वजह कोई पीछे कोई वजह है, और वो ये वजह है कि हमारी युवा आज भी समझती कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाके नौकरी जो है एक अलग ही पद्धति की नौकरी है, जिसमें कि आप जिंदगी को व्यतीत करने वाले हैं यूनिफॉर्म में, देश के लिए, अपने भले के लिए भी, और एक ऐसा करियर जो आपको ग्रोथ ही देता है। हमेशा आपके परिवारों को देखभाल भी कर रहा है, और साथ में आपका बढ़ावा हो रहा है, करियर प्रोग्रेशन हो रहा है, जिसमें कि आपकी बुद्धि खुल रही है, आपको देश के बारे में और विदेश के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता लग रही हैं। तो आप एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं। सो अल्टीमेटली द थिंग इज दैट कि एक गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब वो गुड सिटीजन क्या होता है कि वो बनाता है एक देश की छवि, और देश की छवि से क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो यही सोच के मुझे लगता है कि युवाओं का रुझान जो है बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे ऑपरेशन सिंदूर और इन सब के बारे में जब वो पढ़ते हैं, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर को एनसीईआरटी की किताब में भी डाल दिया गया है एक चैप्टर में, तो ये होना चाहिए। और ये होगा तो हमारे बच्चे जो अगले जनरेशन के लिए बन रहे हैं, उनको पता रहेगा अपने हिस्ट्री के बारे में, और वो आगे समझ सकेंगे कि देश की डेफिनेशन क्या है। किताबों के माध्यम से जो हमारे देश का यूथ है वो अपनी सेना के अदम्य साहस और शौर्य को जानेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, जिस तरह से हो रहा है, सिंदूर नाम अपने आप में बहुत ही भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के पीछे कुछ विशेष कहानी? देखिए, हम और आप मिलके ये नहीं बता सकते कि क्यों ये नाम दिया गया, बिल्कुल, लेकिन एज अ कॉमन मैन जो कि सोसाइटी में है, मुझे जैसा लगता है कि पहलगाम अटैक जो हुआ था आतंकवादियों का, उसमें उन्होंने टारगेट करके बहुत सारे औरतों के सिंदूर मिटाए थे और मारा था उनके हस्बैंड्स को, ठीक है, उनके फैमिली मेंबर्स को। तो अगर उन्होंने सिंदूर मिटाए हैं तो मेरे ख्याल से ये नाम यही सोच के रखा गया है कि सिंदूर को कैसे उसका दिखाया जाए असली रूप। बिल्कुल। और यही मुझे लगता है कि किसी ने भारतीय सेना में बैठ के जब ये नाम सोचा होगा तो उन्होंने ये नाम सोचा होगा कि किसी के सिंदूर को मिटाया तो हम उस सिंदूर को ही वापस लाते हैं। अब बिल्कुल सही कहा। बुधानी सर, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर संजय घोष से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं इस बात में। भारत का जो दृष्टिकोण हमेशा से रहा है वो है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अडिग प्रतिबद्धता और जीवन की रक्षा और सुरक्षा का आश्वासन, ये हमारे राष्ट्र का सर्वोपरि हित है हमारे नागरिकों के लिए। और ये हमारे ये एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। तो जैसे कि हमने देखा
पहलगाम के आतंकवादी हमले में एक यंग कपल, जिसके अंदर एक यंग विडो अपने पति के देह के साथ बैठी हुई है, और वो एक प्रतीक बना, सिंदूर एक प्रतीक बना हमारे रिटेलिएशन का। और उस सिंदूर नाम ने, उस भावना ने हमारे रिटेलिएशन को रूप दिया कि ये था हमारा सोच उस हमले के प्रति, और हम उसको इस रिटर्न तरीके में क्रियान्वित करते हैं। बिल्कुल। ब्रिगेडियर सर, ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं पहली वर्षगांठ की, तो ऑपरेशन सिंदूर को संचालित करने में 3 महिलाओं ने ही सबसे मुख्य भूमिका निभाई है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देश को 3 महिलाएं दिखाई गई थी, लेकिन मैं बताता हूँ इन तीनों के अलावा सैकड़ों और महिलाएं थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना फर्ज निभाया है। बिल्कुल। हर एक फाइटिंग आर्म्स में और सपोर्टिंग आर्म्स में, जिधर नेवी में। सो महिलाएं जो है इस वक्त काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दे रही हैं तीनों अंगों के भारतीय सशस्त्र सेनाओं में। और मैं ये कहूँगा कि आज इतने साल हो गए जब महिलाएं आई हैं सशस्त्र सेनाओं में, उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है, और वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को ढाल चुकी हैं भारत के डिफेंस फोर्सेस के यूटिलाइजेशन में। और जैसे कि देश ने उन तीनों महिलाओं को देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के ब्रीफिंग में, और उसके बाद कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनको देख के आपको लगा होगा कि वो किस लेवल के मैच्योरिटी पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल। वो देख के हमें लगता है कि महिलाएं जो हैं भारत के सशस्त्र सेनाओं में आगे भी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ये होता है कि हायर डिफेंस मैनेजमेंट पे कि जब आप जाते हैं ऊपर और देश के वेरियस पॉलिसीज़ और इन डिसीजंस को समझते हैं, एक यंग महिला और आगे चल के 12-15 साल बाद उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, मैच्योरिटी कैसे आती है, और वो कैसे निभाते हैं अपने टास्क को, वो प्रदर्शन किया है महिलाओं ने। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद देश को उस प्रदर्शन का एक बहुत ही बढ़िया मिसाल दिया है। बिल्कुल। जो कि शायद दीपा जी आप इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके पास वो छवि अभी भी अच्छा दिख रहा होगा आपके दिमाग में उन तीनों महिलाओं को स्टेज पे बैठ के देख के। यही रीज़न है कि बाकी जो नए लड़के लड़कियां जा रहे हैं भारतीय सेना में अफसर या अग्निवीर बन के भी, वो प्रेरणा ले रहे हैं और वो प्रेरित होते रहेंगे कि शायद हम भी एक दिन वहाँ पे उस टेबल पे बैठ सकें। सही कहा आपने सर। बुधानी सर, जिस तरह सर ने बताया कि महिलाएं वाकई हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, सेना में भी उनका लगातार बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। देश के अंदर महिलाओं को और एनडीए के अंदर अगर हम लें तो यंग गर्ल्स को मौका मिल रहा है सैन्य सेवाओं में आने का और अपने मर्जी का प्रोफेशन चुनने का। चैलेंजेस हैं, एडवेंचर है, अच्छी लाइफस्टाइल है, और ख़ासकर वे कन्याएं या महिलाएं जिनके पिता, जिनके नाना, जिनके दादा फौज में रहे हुए हैं, जो कि पहले नहीं सोच सकती थी कि हम भी एक प्रकार का फौजी जीवन जी पाएं, उनके लिए ये मौका उपलब्ध किया गया है। संजय सर, ये सवाल है कि जब भी सेना कोई युद्ध संचालित करती है या फिर ऑपरेशन होता है, तो उस समय जो है जो ऑफिसर्स की फैमिली हैं या जो जवान हैं उनकी फैमिली है, उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है? आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जी एक दशक था जबकि देश में कम्युनिकेशन सेवाएं इतनी अग्रसर नहीं थी जी, लेकिन आज हम रियल टाइम में हमें सब कुछ पता चल जाता है। बिल्कुल। ओके, तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ प्रेशर बढ़ता है और जो फैमिली है, अगर उस फैमिली का स्ट्रेस जवान या ऑफिसर पे आने लगे तो उसको अपने बैटलफील्ड पे या जहाँ पे भी कार्यरत है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट हो सकता है। सो मेरा ये मानना है कि जो फैमिलीज़ है उनको हमेशा अपने फैमिली के जो भी लोग हैं सेना में उनका मनोबल बढ़ाए रखें। अगर वो अपनी वीकनेस को उन तक जाहिर होने देंगे तो वो इफेक्ट होगा।
तो मैं तो यही बोलूँगा कि सारे महिलाओं को या माता पिताओं को या जो भी है जिनके हस्बैंड है या जिनके फादर हैं, आप जब वो नौकरी पे हैं तो आप अपनी वीकनेस को ज़्यादा जाहिर ना करें ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी डावाडोल हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। उम्मीद करते हैं कि जिन श्रोताओं के घर में फौज में लोग होंगे वो इसे समझेंगे, अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे भी। दीपा जी, ये फैमिली के बारे में जो आपने पूछा कि कैसे इफेक्ट होता है, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैंने पहले बोला था 1990 में एक हाजी पीर का ये इंसिडेंट, तो उसी वक्त उसके बाद शायद 2-3 महीने बाद मैं सामने एलओसी पे एक बीएसएफ पोस्ट था, तो वहाँ पे मेरे को भेज दिया गया क्योंकि मेरे पास तोप थे चलाने के लिए, मेरे पास और 3 सिख बटालियन की एक प्लेटून थी साथ में जी। और वहाँ पे जो बीएसएफ का सीनियर इंस्पेक्टर डिप्लॉयड था, उसकी फैमिली बरेली में रहती थी। उसकी 2 बेटियाँ थी, आज भी मुझे याद है, एक बेटा था और बीवी उसकी बरेली में थी। तो जब हमें खबर मिला कि आज हर हाल में शायद पाकिस्तानी या साथ में उनके जो टेररिस्ट है वो हमारे पोस्ट पे अटैक करने वाले, और उनका पाकिस्तानी पोस्ट सामने दिख रहा था, 100 मीटर पे था। तो ये जो बीएसएफ का सीनियर इंस्पेक्टर मेरे साथ बैठे हुए थे और वो बेचारे बहुत ही घबरा गए। उन दिनों थैंकफुली मोबाइल फ़ोन नहीं था हमारे देश में, सो इसलिए बात नहीं हो पाती थी। लेकिन वो मुझे रात को बोलने लगे कि सर, आपकी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है, तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। तो उस वक्त मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि फैमिली का क्या रोल होता है दिमाग पे। बिल्कुल। और मैंने उनको बोला कि देखिए, आप अगर समझते हैं कि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप कृपया करके पीछे चले जाए, 50 मीटर पे दूसरी कंपनी पोस्ट भी थी। मैंने कहा आप निकल लीजिए, मैं अकेले यहाँ संभाल लूँगा। उस वक्त खैर मैं तो नया कप्तान बना था, मेरी 2 साल की शायद नौकरी थी। तो मुझे आज भी याद है कि कैसे प्रेशर बढ़ता है फैमिली के होने से, उनकी सोच की होने से। बिल्कुल। और उस वक्त युद्ध में आप किस तरह से डावाडोल हो सकते हैं, जो मैं बता रहा था। जी। तो जब आपने मुझे प्रश्न पूछा, मेरे दिमाग में सीधे आज से इतने साल पहले का वो वाकया सामने आ गया, बंकर में बैठ के जो वार्तालाप हो रहे थे वो इंस्पेक्टर के साथ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सारे फैमिलीज को चाहिए कि वो सपोर्ट करते रहे, नहीं तो हमें वहाँ पे काम करने में बाधाएं आ सकती हैं। बिल्कुल। तो मेंटली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में आपके पिता हैं, भाई हैं, जो भी फौज में हैं या कोई महिलाएं भी हैं, तो उनका पूरा फुल सपोर्ट करना चाहिए। घर की छोटी मोटी टेंशन्स तो आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वो देश हैंडल कर रहे हैं। कर्नल बुदानी, आप कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? सियाचिन की बात है, सन 1996 की। मैं वहाँ पर तैनात था। मौसम बदलता है, कभी गर्मियाँ होती हैं, जैसे साल में होता है, गर्मियाँ होती हैं, सर्दियाँ होती हैं। हम लोग जब सियाचिन की पहाड़ी पे चोटियों पे चढ़े तो गर्मी का समय था और एकदम फिर सालाना जैसे मौसम चेंज होता है, तो कई बार ऐसा होता था कि हम जो छोटी छोटी बंकर्स, खंदक बनाते हैं और उसके अंदर स्वयं की भाप से और ठंड से वो दिन भर सिकुड़ते जाते थे। उनकी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर बर्फ़ जमा होती जाती थी। तो हमारे एक सैनिक थे जो कि चूंकि वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, आपके लगभग 3-3.5 महीने उसी बंकर और उसी छोटी सी चौकी पर आपका समय निकल जाता है। तो वो क्रॉल करके आगे वाले पोस्ट पे गए हुए थे और महीने भर बाद जब उन्हें इस तरफ वापस आना था तो वो खंदक जो है, वो सुरंग जो है, वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। तो हमने उन्हें ये कहा कि देखो, तुमने महीने भर बहुत यहाँ पर फ़ौज का राशन खाया है, तुम मोटे हो गए हो और तुम इससे अब बाहर नहीं आ पा रहे हो। खैर, ये एक लाइटर हंसी मजाक का विषय है। तो बोला, वो खुद बोलता था सैनिक, नहीं साहब, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं खा पाता हूँ, खाने का मन ही नहीं करता है, मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, ये सक्रिय हो गई है। कुल मिला करके हमने उसे तोड़ करके, बर्फ़ को तोड़ करके उसे निकालना पड़ा। लगभग 6 से 8 घंटे ये हमारी कार्रवाई चली, तब उसको हम इस तरफ खींच के ला पाए और बाहर निकाल पाए। तो ये कुछ एक लाइटर किस्से हैं
अग्रिम चौकियों पे डिप्लॉयड होने के और वहाँ की जीवन शैली के बारे में। बिल्कुल सही कहा सर, ये हमें फौजियों से ही मिल सकते हैं, क्योंकि आम जो जनता है हमारे जैसे, वो कैसे महसूस कर पाएंगे कि हमारे सैनिकों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है देश की सुरक्षा के लिए और हम सबको सुरक्षित महफूज कराने के लिए। ब्रिगेडियर सर, जो आज की यंग जनरेशन है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो यंग जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी है, उनको मेरा मैसेज यही है, आप देश की परिभाषा को समझें, वो बहुत ज़रूरी है। शायद हम अपने कैरियर, अपने सेल्फ को लेके कहीं सोचते रहते हैं, लेकिन देश के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश से ही एक नागरिक की पहचान बनती है। अगर वो पहचान ही ना रही तो आप तो कहीं के नहीं रहे। सो जो भी युवा है उनको मेरा यही मैसेज है, आप किसी भी तरह अपने आप को बढ़ा रहे हो, लेकिन आप ये सोचते रहिए कि मेरे इस काम से मेरे देश को क्या इफेक्ट होने वाला है। बिल्कुल। अगर वो आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा तो शायद हम सब एक बेहतर नागरिक कहलाएंगे। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ सैन्य लोग या सेना में जो है वही देश के लिए लड़ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, देश का हर नागरिक शायद देश के लिए लड़ रहा है। जी, मैं आपसे यही पूछने वाली थी। वो शायद ऐसा नहीं है कि मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो दीपा जी आप सेवा नहीं देश कर के लिए सकते नहीं लड़ रही है। आप ही लड़ रही हैं बिना यूनिफॉर्म पहने, क्योंकि आप जो देश के लिए कर रही हैं वो भी देश को एक डेफिनेशन देता है। बिल्कुल। और यही चाहिए युवाओं से। जी, अक्सर ये सोच होती है कि हम सेना में जाएंगे तभी देश की सेवा कर पाएंगे, तो आप अपने स्तर पे भी छोटे छोटे काम करके देश की सेवा कर सकते हैं। पानी बर्बाद मत कीजिए, पौधे लगाइए, बहुत छोटे छोटे से काम है, तो इनको करके भी आप अपना योगदान दे सकते हैं देश की सेवा करके। कर्नल बुधानी, आपका क्या संदेश है हमारे युवाओं के लिए? मेरा देश के युवाओं के लिए यही संदेश है कि जैसा अभी तक हम चर्चा में कहते आए कि देश के प्रति समर्पित रहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपना एकेडमिक और स्किल डेवलपमेंट करिए और नई से नई ऊंचाइयां हासिल करिए। बिल्कुल। तो आज की बातचीत ने हमें ये समझाया है कि किसी भी सैन्य अभियान के पीछे केवल हथियार नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन, रणनीति और राष्ट्र प्रेम होता है। संजय सर और राकेश बुधानी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ आमंत्रित किया और अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। बिल्कुल सर। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।